रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। इलेक्शंस का सीजन है और आज हम बात करेंगे इलेक्शंस पर। क्या ये इलेक्शन भी बाकी इलेक्शंस की तरह होंगे, आएंगे चले जाएंगे और हमारे मुद्दों पर बात नहीं हो? क्या एनजीओज उस तरीके से प्रेशर बना पा रही हैं जिस तरीके से हमें बनाना चाहिए? क्या गवर्नमेंट कुछ सेंसिटिव हुई है इस युग में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का नाम टोकनिज्म ही है आज? क्या किसी को टिकट्स मिल रही है? क्या हमारी रिप्रेजेंटेशन पर बात हो रही है? क्या किसी चीज पर वादा किया गया है, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो या फिर हमारे अलग मुद्दे हों? इन सब पर आज हम बात करेंगे, डिकोड करेंगे इलेक्शंस को। इलेक्शंस आने वाले हैं और जब भी इलेक्शंस आते हैं तो एक उम्मीद होती है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ वहां से निकलेगा। और जो हम बात करते हैं इंक्लूसिव वर्ल्ड की, एक्सेसिबल वर्ल्ड की, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हर कोई ये मानता है कि जो डिसेबिलिटी का मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और इसे पॉलिटिक्स के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। पर क्या वो होता दिखाई दे रहा है? उस पर आज हम बात करेंगे। आज इस डिस्कशन में हमारे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ही वर्दी पैनल है। हमारे साथ मुरली सर हैं, मुरलीधरन सर एनपीआरडी के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने भी प्रेस नोट अपना इशू किया है, लोगों को साथ आने का आह्वान किया है। हमारे साथ अनीता मैम है, क्रिटिकल रहती हैं हर डिसेबिलिटी के सब्जेक्ट पर, फाउंडर हैं एकांश ट्रस्ट की। अनीता मैम हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। निपुण मल्होत्रा जी हैं, निपुण जी निपन फाउंडेशन के फाउंडर हैं और इन्होंने एक चार्टर इशू किया है और उस पर एमपीस के हस्ताक्षर करवा रहे हैं ताकि अगर कल को वो आते हैं तो वो इन डिमांड्स को याद रखें और पार्लियामेंट में जिसको उन्होंने साइन किया है उन डिमांड्स को उठा सके और हमारी बात रख सके। एनसीपीडीपी ने भी इसके ऊपर काम किया, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, लेकिन क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस पर बात करेंगे। गौतम अग्रवाल सर हैं, जनरल सेक्रेटरी एनएफबी, और अन्नावरम सर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप सभी का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश। मुरली सर, थैंक यू दानिश जी। जी सर, थैंक यू आपका। मुरली सर, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स और कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से? देखो, डिसेबिलिटी का पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे तो पिछले कुछ चुनाव के मुकाबले जो है इस बार कुछ ध्यान कुछ आकर्षित किया गया पहले के मुकाबले। नॉट मैनिफेस्टोज के तौर पे भी अलग अलग संगठनों ने जो है, जैसे एनसीपीडी की बात आपने की, जैसे हमारे एलपीआरडी ने किया है, जैसे निपमैन फाउंडेशन कर रही है, यूथ की आवाज कुछ कर रही है, ऐसे अलग अलग संगठनों, अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग ग्रुप्स ने भी जो है अपना एक मुद्दा, इन मुद्दों को, खास मुद्दों को जो है पॉलिटिकल एजेंडा में लाने की कोशिश की है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखने की कोशिश की है, नंबर वन। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ कदमे ऐसे उठाए गए हैं जिससे जो है इस मुद्दों पर ध्यान आकर्षित जाता है। कुछ सालों से जो है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को एक्सेसिबल बनाने के लिए वोटर्स, डिसेबल वोटर्स और एल्डरली वोटर्स के लिए जो है कुछ अलग प्रावधान किए हैं जो बहुत सफल रहा है। हालांकि ज्यादातर विकलांग साथी यही चाहेंगे कि वो बूथ पर जाएं, बूथ पर जाके वोट करें, अपना अधिकार को एक्सरसाइज करें। फिर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जा नहीं पाएंगे और उनके लिए सुविधा जो बना रही है इलेक्शन कमीशन वो अप्रिशिएबल है। तीसरी बात यह है कि हम ये अब्यूसिव लैंग्वेज, डिसेबिलिटी को लेकर जो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल होता था कई सालों से, कई सालों से हम इसके ऊपर अलग अलग लोगों को जो कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करते आ रहे थे हम लोग। उसको जो है ईसीआई ने जो है अभी पिछले दिसंबर में एक सर्कुलर निकाला और तमाम राजनीतिक पार्टियां, यानी कि केंद्रीय स्तर पर नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज और स्टेट लेवल पर स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को जो है सर्कुलर भेजा और कहा है कि भाई these are the terms that are not appropriate, these are the terms that should not be used, मैंने वो कहा है। हालांकि वो एमसीसी के तहत नहीं आता है, फिर भी एक वार्निंग, एक डायरेक्टिव इलेक्शन कमीशन की तरफ से गया है। ये दरअसल सराहनीय है। दीज आर वेलकम मेजर्स। बाकी बहुत सारी चीजें जैसे आपकी चर्चा होती जाएगी वैसे बात करते रहेंगे। राइट, अनीता जी। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काफी बात हुई है। एज एन एक्सेस ऑडिटर मैं बोलना चाहूंगी कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि एक्सेसिबल इलेक्शन बूथ्स हो
और इंक्लूसिव इलेक्शंस हों। बट मुझे लगता है कि जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आई थिंक इट इज़ नेसेसरी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो। जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कम्युनिटी, अगर वो थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म्ड हो तो बहुत फर्क पड़ सकता है। एक चीज मैं हमेशा से चाहती हूँ कि जो भी एमएलए बनते हैं या फिर जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, ऑफ कोर्स आई डोंट नो अबाउट दीज इलेक्शंस, बट आगे जाते हुए आई वुड लाइक कि जो आईएएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें एक मॉड्यूल डिसेबिलिटी के बारे में हो। क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन सॉरी डिसेबिलिटी राइट्स कमीशंस अपॉइंट किए हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन जो कमिश्नर्स हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और उनको ज्यादा ज्ञान होता ही नहीं है डिसेबिलिटी के बारे में। तो एज अ डिपार्टमेंट विद द गवर्नमेंट इफ इट हैज टू वर्क वेल, और रिकमेंडेशन अगर उन्होंने करने हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह को, और राइट पीपल अगर आगे आएंगे और उनको अगर एडवाइस करेंगे, दैट विल रियली हेल्प। और ये जो एमएलए साइन करे निपुण जो कर रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स क्वाइट एन अमेजिंग स्टेप। बिकॉज अगर उन्होंने साइन अप कर लिया इसके लिए, और वो अगर बन गए स्टेक होल्डर, बन गए खुद को स्टेक होल्डर मान के अगर वो चलते हैं, देन बहुत बहुत फर्क आएगा हर चीज में। इट्स नॉट जस्ट इन द इलेक्शंस बट पोस्ट इलेक्शंस जो इन्होंने वादे किए हैं उनको निभाने के लिए अवेयरनेस और वो सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर वो सेंसिटिव नहीं है और समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है, तो सिर्फ एक जो है पिटिशन साइन करके देयर इज नो पॉइंट, कॉस्मेटिक तरीके से जस्ट टू गेट वोट्स। उसके बाद क्या करना है, अगर एक प्लान ऑफ एक्शन बन के उसके ऊपर सिग्नेचर लिया जाए, दैट वुड बी रियली गुड। एंड आई थिंक दैट इज, आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट निपुण एंड एनसीपीडीपी आर डूइंग। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव स्टेप। लाइक मुरलीधरन सेड, आगे और बात करेंगे जब आप मुद्दे उठाओगे। निपुण जी। दानिश जी थैंक यू। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि 2024 में इलेक्शंस में डिसेबिलिटी के बारे में बात होनी शुरू हुई है। 2019 तक हम देखते थे कि आई थिंक आप, मुरली जी, मैं, अनीता जी, हम सब अपने अंदर ही मतलब सोचते रहते थे कि डिसेबिलिटी के बारे में कुछ होना चाहिए, बट एज अ सोसाइटी डिसेबल कम्युनिटी पूरी उठ के राइज अप करके बात नहीं करती थी डिसेबिलिटी के बारे में। आई थिंक इस बार पूरी डिसेबिलिटी कम्युनिटी साथ में मिलकर काफी शोर मचा रही है। काफी एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने एनसीपीडीपी के मैनिफेस्टो की बात की, मोदी जी के चार्टर की बात की, एनपीआरडी की, निपन फाउंडेशन ने भी वायलैक के साथ मिलकर एक चार्टर निकाला है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। उसके अलावा भी बहुत लोग व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज शोर मचा रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को भूला ना जाए। और मेरे ख्याल से इसका बेस्ट प्रूफ यही था जब इलेक्शन कमीशन ने जब डेट्स अनाउंस की थी, कम से कम 5 से 10 मिनट लगाए थे डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हुए। आज पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत कुछ करने के लिए बाकी है, एंड एज एन एक्टिविस्ट हम लोग तो कंप्लेन करते रहते हैं कि पार्टीज को एक ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट मेरे ख्याल से एक रियलाइजेशन आने लग गई है पार्टीज में कि डिसेबिलिटी को भूला नहीं जा सकता। एंड मेरा यही रिक्वेस्ट होएगा, यही पुश होएगा हर पॉलिटिकल पार्टी को कि 2029 तक हर पार्टी में भी एक डिसेबिलिटी सेल होए और डिसेबिलिटी को एज अ चैरिटी नहीं देखा जाए बट एज अ वोट बेस्ड देखा जाए, कि पार्टीज compete करें आपस में कि हमें भी डिसेबिलिटी का डिसेबल वोटर्स चाहिए। और अगर हम एज पीपल विद डिसेबिलिटीज ये चेंज ला पाए तो मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी कम्युनिटी का बहुत फायदा होएगा। उसके लिए सबसे पहली चीज मैं यही बोलना चाहूंगा रेडियो उड़ान पे, जो मैंने आपके उड़ान आइडल फंक्शन में भी बोला था, कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज सुन रहे हैं वो प्लीज इंश्योर करें कि वो जाके वोट करें इस बार, क्योंकि हम वोट करके ही हमने हमारे नंबर दिखा सकते हैं और साथ में पूरी तरीके से एडवोकेसी भी करें कि कोई हमारी बात ना बोले। बिल्कुल सही। तो मुरली सर, 2 सवाल हैं मेरे आप सभी से और ऑटोमेटिकली हम चलते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि एक्चुअली ये बताएं कि हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए। क्या हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाना चाहिए, जहां हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन को 5,000 रुपया करना चाहिए, आरपीडी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन मुद्दों पर नेताओं से बात करनी चाहिए। तो एक कंफ्यूजन है कम्युनिटी में कि हमें पुश किस चीज के लिए करना चाहिए। और दूसरा सवाल, हमने ये देखा, अगर मेन स्ट्रीम में बात करें, कोई भी मूवमेंट होता है, चाहे हमने किसानों का मूवमेंट देखा है, चाहे हमने ओबीसी कम्युनिटी का देखा है, चाहे एसटी/एससी कम्युनिटी का देखा है, वहां सारी ऑर्गेनाइजेशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर बैठ के काम करती हैं, बड़े नंबरों में आते हैं और एक प्रेशर
बिल्ड करती है गवर्नमेंट के, जिसके रिजल्ट बाद में आते हैं। यहाँ आज भी ये बात आप सभी की सही है कि इस बार हलचल है डिसेबिलिटी कम्युनिटी की। और मैं एक समिट में सुन रहा था मोदी साहब को भी, वो भी कह रहे थे कि भाई डिसेबिलिटी हमारे आने से पहले डिसेबिलिटी वोट बैंक नहीं थी, हमने बनाई है। अभी इस पे विवाद है कि बनाई है या नहीं। उन्होंने बोला कि हमने साइन लैंग्वेज पहले डिफरेंट होती थी, हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है डिसेबिलिटी पे, जो आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारी कम्युनिटी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बैनर पे काम कर रही है, यूनिटी नहीं है। तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? मैं शुरू करूं कि जी कैसे? आप बोली जी ऐसे। जी, नहीं नहीं आप नहीं, हाँ, ये तो ये कि भाई आपने तो कहा था मेन डिमांड्स, मेन फोकस क्या होना चाहिए इसकी बात। पहला आपका सवाल था। देखो, मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हिमायत करता हूँ जरूर, पर इसका मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे पहले पहले भी कहता आया हूँ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डज नॉट मीन रिजर्वेशन अलोन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डज नॉट मीन गेटिंग इलेक्टेड एज एन एमएलए और एमपी अलोन, और गेटिंग इलेक्टेड टू एनी पोस्ट और फॉर दैट मैटर। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है आप रोजिंदा पॉलिटिक्स में आपकी हिस्सेदारी करें। अनलेस यू आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, आप ये डिमांड करो कि मुझे वो पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट चाहिए, इलेक्शन चाहिए, वो गलत होगा। कितने कितने हिंदुस्तान में ऐसे डिसेबल्ड साथी हैं जो एक्चुअली उस पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल इश्यूज को भी रेस करते हैं, लेट अलोन बी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से, बट पॉलिटिकल इश्यूज भी रेस करते हैं। वो अलग अलग मुद्दे जो है, हमारे बजट का इशू है, पार्टिसिपेशन का, बहुत सारे चीजें, नॉट गोइंग टू ऑल दोस डिटेल्स। कितने हैं, वी विल फाइंड वेरी फ्यू ऑफ देम एक्चुअली। सो डिसेबिलिटी मूवमेंट को एक तो पोलराइज करने की जरूरत है। वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि भाई आई एम नॉट सेइंग पार्टी वाइज ये होना चाहिए, बट विच एवर पार्टी में बिलोंग टू व्हाट एवर। दूसरी बात यह है कि भाई इस पे जो है, और दूसरा ये कई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डिसेबल का एक उम्मीदवार होगा, डिसेबल का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो ही हमारी बात कर पाएगा। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू एक्चुअली। हाँ, हम जरूर मुद्दा उठा सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ लार्जर पॉलिटिकल इशू में। आप देखिए दलितों के जो है बहुत सारे नेता पैदा हुए इस देश में, है ना। मायावती कई बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी है यूपी में, आदिवासी कई चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं इस देश में, मगर वेदर दे वर एबल टू एक्चुअली एड्रेस द इश्यूज ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी विच दे वर सेइंग दैट दे वर चैंपियनिंग ऑफ, उनके मुद्दाओं को रेस कर पाए कि नहीं, उनके मुद्दाओं को हल करने की दिशा में बढ़ पाएगी, ये इशू है। सो दैट इज एक्चुअली नॉट हैपेंड। सो डिसेबल को रहते हुए डिसेबल आदमी आएगा तो ही हमारे समस्याओं को सुनाया जाएगा, ये नहीं। एक्चुअली हमारी मूवमेंट की कमजोरी है कि हम इन मुद्दों को जो है प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। दैट इज वन। सेकंड थिंग, एज फार एज इश्यूज आर कंसर्न, मैं एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक मुद्दा तो है, बट दैट वुड नॉट बी माय मेन इश्यू। मैं तो ये कहूंगा कि एक साधारण डिसेबल आदमी इस देश का जो है, ज्यादातर लोग, जिसमें पहले भी कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है? उनकी एजुकेशन का समस्या है, एम्प्लॉयमेंट का समस्या है, पेंशन से समस्या है, बजट की एलोकेशन की समस्या है, और एड्स एंड अप्लायंसेस की जो है वो मिलने की समस्या है, सर्टिफिकेट की समस्या है। इन तमाम, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल इश्यूज, बट आई एम सेइंग दीज आर, ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है। अभी एनपीआरडी ने 25 पॉइंट का एक चार्टर रखा है। अब उस 25 पॉइंट के चार्टर में बहुत सारे मुद्दे थे, हमारे डिस्कशन में आए थे कई जगह से, उन तमाम चीजों को हमने रखा नहीं, बट देयर आर मेन इश्यूज दैट आर देयर, दीज इश्यूज दैट आर देयर, रियल प्रॉब्लम्स जो है डिसेबल जनता की, उसको इस कैंपेन में और चर्चा में, डिस्कोर्स पे लाने की जरूरत। राइट, अनीता जी। I agree with the points that Muralidharan has made. पहली बात तो ये कि we are talking about political representation of disability, और अगर आप इसको फार्मर्स मूवमेंट के साथ कंपेयर करते हो तो वो कंपैरिजन सही नहीं बैठेगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि 4 मेन डिसेबिलिटीज होती हैं, 21 डिफरेंट डिसेबिलिटीज और कंडीशंस लीडिंग टू डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है। बहुत सारे छूट गए हैं उनमें से, जैसे कि हार्ट डिजीज हो या सोरायसिस हो या बर्न हो, जैसे एसिड विक्टिम्स को इंक्लूड किया गया है, बर्न विक्टिम्स को नहीं। मुझे अस्थमा है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं है वहां पर, मुझे भी कभी कभी व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है, और कुछ सालों में एट द एयरपोर्ट आर्थराइटिस नहीं है। बहुत सारी डिसेबिलिटी वो लिस्ट के बाहर है, लेकिन बेसिकली ये सारे कंडीशंस 4 मेन फैकल्टीज को इम्पैक्ट करती हैं, 4 मेन डिसेबिलिटीज होती हैं। और ये नहीं है कि अगर एक पर्सन विजुअली चैलेंज है तो वो एक
मोबिलिटी चैलेंज पर्सन को रिप्रेजेंट ठीक से कर पाएगा। जैसे अगर आप एक्सेस ऑडिट भी करने जाते हो तो वो कहते हैं कि आप किसी ना किसी डिसेबल्ड पर्सन को साथ जरूर लेके जाएं एज एन ऑडिटर। तो मैं कहती हूँ कि जब फर्स्ट फ्लोर के लिए लिफ्ट नहीं है या एक्सेस नहीं है तो मैं एक व्हील चेयर यूजर को वहां ले जाके सिर्फ अनकंफर्टेबल बनाऊंगी और उसको सिर्फ व्हाट इज द वर्ड टू यूज, आई विल इनकन्वीनियंस द पर्सन। जब तक वो जगह एक्सेसिबल नहीं बनता है डिसेबल लोगों को वहां ले जाके आप ऑडिट कराते हो। देर आर मेनी पॉइंट्स, आई मीन आई मे बी डाइग्रेसिंग। मुझे लगता है कि यू कांट एक्सपेक्ट पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज टू फॉर्म वन कोहेसिव रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, या फिर एक ग्रुप ऐसे बनाइए जहां पर हर डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेड हो और उसको एक कंसल्टेंट ग्रुप करके रखिए ताकि हर डिसेबिलिटी के रिलेटेड जो भी आपको चाहिए पॉइंट्स या मुद्दे रेस करने हो तो यू हैव समबडी देयर हु इज क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड educated in terms of that particular disability to represent that disability। बहुत जरूरी है कि क्वालिफाइड लोग हों। एकेडमिकली क्वालिफाइड की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द डिसेबिलिटी। अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो वो सही तरीके से उठाए और सही पॉइंट सामने लाए। हर कोई, आप लिंक्डइन पे देखिए तो हर कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है विदाउट स्पीकिंग अबाउट एजुकेशन और अबाउट स्किलिंग। तो जब ये मुद्दा बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, जो भी हो जाए, जहां पर भी उठाया जाएगा, it has to be done in a sequence। without basic education, without higher education आपको employment कैसे मिल सकता है? तो ये groups अगर हमें बनाने हैं तो I will keep saying this, वो person with a disability हो या ना हो, अगर वो representative है, so that person should have some kind of all round understanding of all disabilities and be capable of representing all of that। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल रैंप बना रहे हैं, वो खुद व्हीलचेयर यूजर हैं तो रैंप बना रहे हैं, उसके ग्रेडियंट के बारे में भी they're only concerned about the ramp, they're not worried about what kind of a barrier it poses for people who are visually challenged or those who have other balance issues। We need to actually get together and form a cohesive group before the next elections so that there is at least one big group that can be um, consulted before any decisions are taken। ये मेरे ख्याल में should be the first step। मैंने पिछली बार भी शायद यही कहा था when I was on an interview with you for Radio Done। So I think that is the first step we should have, we should take। एक ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। राइट, निपुण जी। और दानिश जी, आई थिंक आपने कुछ बड़े अच्छे सवाल यहाँ पे रेज किए हैं और ये सवाल के बारे में डिबेट ज्यादा होता नहीं डिस्प्ले सेक्टर में, सो आई एम ग्लैड दैट यू रेज दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर करूंगा कि मेरे ख्याल से हाँ जी, ग्रुप्स तो डेफिनेटली होने चाहिए, बट आई थिंक देयर आर टू प्रॉब्लम्स दैट रियली डिसेबिलिटी सेक्टर में आती हैं जिसके कारण ये हम एक कोहेसिव ग्रुप की तरीके से जो आप बोल रहे हो शायद बाहर की दुनिया को लगता है काम नहीं कर पाते। एक ऑफ कोर्स देयर आर 21 डिसेबिलिटीज जो आरपीडब्ल्यू एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं और विद इन द डिसेबिलिटी सेक्टर, विद इन डिसेबिलिटीज भी ऑफ कोर्स काफी लोगों के अलग इंटरेस्ट होते हैं और वो आई थिंक हर सेक्टर में होते हैं, हर डिसेबिलिटी भी नहीं होते। मुझे याद है जब 95 से 2016 एक्ट के बारे में भी लोग लड़ रहे थे, कुछ लोग जो 1995 एक्ट में रिकॉग्नाइज थे उनको एक्चुअली लगता था कि 2016 एक्ट में तो हमारा कोटा में दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा और इससे क्या हमें इसके लिए लड़ना चाहिए एक्सेट्रा। बट यही चीजें अलग कम्युनिटीज में भी होती हैं जहाँ पे कोटा होता है कि लोग चाहते हैं कि और जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में और कास्ट या ट्राइब्स ना इंक्लूड किए जाएं क्योंकि हमें अपना कोटा शेयर करना पड़ेगा एक्सेट्रा। सेकेंड प्रॉब्लम की आई थिंक एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होएगा कि डिसेबिलिटी भी एक इंसान की एक आइडेंटिटी है, उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आप जरूर अप्रिशिएट करोगे कि हर इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं, अदर देन डिसेबिलिटी उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हो सकती है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर उनकी अलग आइडियोलॉजीज हों। तो मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी सेक्टर में भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, बट आई थिंक ये सेक्टर इतना बड़ा है कि देयर इज स्पेस फॉर मल्टीपल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस। देयर कुड बी ऑर्गेनाइजेशंस जो थोड़ा राइट लीनिंग हों, थोड़ी जो लेफ्ट लीनिंग हों, थोड़ी सेंट्रिस्ट हों, कि डिसेबिलिटी सेक्टर की भी अलग अलग मांगे जो हों अलग लोग से वो ज्यादा पुश की जाएं। और जैसे हर डेमोक्रेसी में होता है, जितने ज्यादा डिसेबल लोग जो भी इश्यूज उनको उनके दिल से लगे वही ज्यादा बातें ज्यादा पुश हो जाएंगी। सो आई थिंक देयर नीड टू बी कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी वॉइसेस रेज कर रही हैं, बिकॉज उसी से डिसेबिलिटी सेक्टर ज्यादा रिचर होएगा रादर देन हैविंग जस्ट वन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो सेकंड पॉइंट है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस बेसिक नीड्स, मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो एक लड़ाई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एंड आई टोटली सपोर्ट दैट लड़ाई। मैं मुरली जी से थोड़ा डिसएग्री करता हूं इसमें। मेरे ख्याल से इट इज इंपॉर्टेंट कि डिसेबल लोग खुद आए और आगे पार्लियामेंट में आए, पोजीशन ऑफ पावर पे आए।
जैसे आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर देखते हो, आप कभी नहीं देखोगे कि कोई आदमी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हो। एक वुमन ही को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया जाता है बिकॉज लोग समझते हैं कि एक औरत ही औरतों की दर्द उस हिसाब से समझेगी। जस्ट लाइक दैट, आई थिंक डिसेबिलिटी में ऑफकोर्स देयर आर मेनी पीपल आउटसाइड who are not disabled themselves also who are doing fantastic work, but I think sometimes semantics is also important. जो यंग लड़का या लड़की कोई गांव में होएगा जो टीवी पे देख रहा होगा कि एक हमारा डिसेबिलिटी मिनिस्टर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद है, उसको भी कितना आगे तक पहुंच सकता है। तो एक इंस्पिरेशनल रोल भी, हम जरूर हमेशा ये बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एज एन इंस्पिरेशन मत देखो, पर तब हम बोल रहे होते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू जस्ट सेलिब्रेट पर्सन विद डिसेबिलिटीज लिविंग, बट रोल मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस हिसाब से। तो आई थिंक टोटली डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन प्ले अ मेजर रोल एज अ रोल मॉडल। एट द सेम टाइम ये तो एक बहुत लंबी लड़ाई है। उसके साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को पेंशन चाहिए, खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो वो मांगे भी साथ साथ उनके लिए भी लड़ना चाहिए। मेरे को एक एक कहानी याद आ रही है 1960s की अमेरिका की, जो मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, कि जब अपोलो 11 मून जाने वाला था, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि यही खर्चा लोगों की के खाने पे क्यों नहीं लगाया जाता। एंड तब अपोलो 11 की टीम में एक बंदे ने ये बोला था कि दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अपोलो 11 अगर मून जाएगा तो कंप्यूटर डेवलपमेंट इतनी ज्यादा होगी कि आप लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी। और आपके व्यूअर्स को काफी हैरानी होगी जान के कि जो मोबाइल फोन्स के अंदर जो स्मॉल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है, उसका पहला स्टेप अपोलो 11 के थ्रू लेके गया था। और आज आप देख सकते हो मोबाइल फोन्स कितने लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी खेलनी है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी खेलनी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज सोसाइटी में इंक्लूड किए जाएं थ्रू पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम इन द शॉर्ट टर्म एज वेल दे शुड गेट द बेसिक नीड्स थ्रू व्हिच दे कैन सर्वाइव। तो आई थिंक हमें दोनों लड़ाइयां साथ में लड़नी है और हम कोई एक नहीं चुन सकते। थैंक यू। निपुण जी, May I please interrupt? एक I just since Nipun has referred to me, I'll just दानिश एक बोल सकता हूँ जी जी, just 1 minute. हाँ जी, No, I am not see Nipun. I am not contradicting what you say. I am not either saying that the political participation should not be there. Not at all. Not at all. And but again, we'll all will speak from where we are placed, है ना? That also I think all of us understand कि हम जहाँ है, जिस स्थिति में है, किस पोजीशन में हम बैठे हैं, वहां से हम बात करते हैं, ऑल ऑफ अस। उसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वो सब चीजें। मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जब बात करते हो, आप देखिए, इट इज नॉट दैट वी डिड नॉट हैव डिसेबल्ड पर्सन्स इन पार्लियामेंट अर्लियर, है ना? साधन गुप्ता थे, ही वाज अ टोटली ब्लाइंड पर्सन, ही वाज देयर, इलेक्टेड ट्वाइस टू द लोक सभा, he was actually he was a minister in the West Bengal government also later on. फिर साइमन ब्रिटो थे, वो nominated to the Kerala Assembly was there. यमुना प्रसाद शास्त्री थे। शास्त्री तो खैर एक अलग different type of character. The character means I'm not in the other sense. Shastri's first eye was actually he was not born disabled. One of his eye was actually lost liberation of Goa. Second eye was lost actually on another people's struggle in Bhopal. He became totally blind because of those people's struggle that he had fought off. Whatever, but he became an MP from Rewa during the Janata Party, 77 actually. Then Jaypal Reddy was there, quite visible, his disability was quite visible. And Om Prakash Chautal was the Chief Minister of Haryana. So it's not that, these are some prominent names. These are prominent. There are other people also there. Even today there are other people who are there at in the panchayats and various other bodies. And they're elected, they're not come as nomination, but they're elected people. So this is there. Another thing, आप ये कह रहे हैं कि भाई दिस प्रायोरिटी की जब बात करोगे, मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि भाई उसको खाना प्रायोरिटी है, मेरे लिए भूख प्रायोरिटी है मेरे लिए, है ना? आई विल से दैट, आई विल से पेंशन इज माय प्रायोरिटी। व्हाई आई विल से, मैं हमारे एक बंगाल का जो संगठन है, they were actually through some government programs were distributing aids and appliances. वो लिस्ट बना के गांव जाके एनरोल करके सब बांट रहे। In one of the houses, they had gone to deliver a crutch to a person who was identified. वो लड़का आ नहीं पा रहा था बाहर, तो उसकी माँ ने उसको रिसीव किया। रिसीव करके जो है, as these people were returning, that lady called out people back. बोला कि मेरा लड़का जो है वो एक डंडा लेके भी चले, बम्बू का एक डंडा काट के उसके सहारे से भी चल पाएगा, बट आप ये खर्च अगर लेके उसकी जगह मेरे को पैसा दोगे तो मैं उसको खाना खिला पाऊंगा। दैट इज द रियलिटी दैट वी विल रिकॉग्नाइज। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट रिकॉग्नाइज इट,
But in that context also, we need to keep those things also in mind. That's all. राइट। और आपकी बात को ही मैं नहीं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, फिर निपुण जी आप जवाब देना। मैं ये कह रहा हूँ जो मुरली सर ने कहा, मेरे को लगता है मुरली सर एक करेक्शन है आपकी बात में। जमुना प्रसाद शास्त्री जी भी शायद सीपीएम से थे, नॉट फ्रॉम जनता पार्टी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। No. He later on joined the CPM. That's a different thing. But he was elected as from the Janata Party. ओके। 77. वो निपुण जी जो पॉइंट सर उठा रहे हैं उसी में ऐड करना चाहता हूँ। अभी भी कुछ लोगों को टिकट्स दी हैं इस इलेक्शन में, इससे पहले भी दी गई हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने साफ कह दिया कि हम तो डिसेबल्ड है नहीं, हमें डिसेबल्ड मत मानिए आप, डोंट कम टू अस एज ए डिसेबल्ड। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट में डिसेबिलिटी का मुद्दा उठाया नहीं, सिंस दे वर डिसेबल्ड देमसेल्फ। तो हालांकि मैं आपसे एग्री करता हूं, पर्सनली तौर पे हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं इसके ऊपर। लेकिन ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या फायदा जो डिसेबल्ड होके बनते हैं बट दे नेवर रेज द सिंगल इशू पर्टेनिंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नहीं दानिश जी, आई थिंक यू रेज अ वैलिड पॉइंट, बट विद योर परमिशन मैं मोदी जी की बात पे एक जवाब देना चाहूंगा बिफोर प्लीज प्लीज आई गो आंसर योर अहेड, क्वेश्चन। फ्लोर इज ओपन। नहीं, आई थिंक मोदी जी, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। आई मीन आई वाज नॉट ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट यू इन एनी वे, बट जस्ट एज अ रिस्पांस की आपने जो ये बात बोली, आई आल्सो कंप्लीटली एग्री दैट समथिंग लाइक अ डिसेबिलिटी पेंशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पर्सन विद अ डिसेबिलिटी को कोई बेसिक डिसेबिलिटी एड्स दिया जाए, नौकरी दिया जाए, यू नो बेसिक नीड्स दी जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस। और हम उस बात पे कोई भी तरीके से कोई डिबेट नहीं कर रहे। जब ये जीएसटी भी आया था डिसेबिलिटी एड्स पे, तब विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आई एक्चुअली फाइल्ड अ पीएल, और हमारा कोर्ट में लड़ाई अभी भी चल रहा है कि यू नो एक व्हीलचेयर पे जैसे कोई टैक्स हो या कोई इयरिंग एड पे टैक्स हो, ये किसी के सुनने या चलने पे टैक्स के समान है। अभी जो नई इनकम टैक्स स्कीम भी आई है, उसमें कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को टैक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं है जो पुरानी टैक्सेशन स्कीम में होता था। दैट इज अनदर बिग इशू। यू नो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर वो 3 चैलेंजेस होती हैं, वो उनको मैं 3 एज बोलता हूँ: एटीट्यूड, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और अफोर्डेबिलिटी है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो एक खर्चा होता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के बेसिक जीने का भी, वो कोई और इंसान से ज्यादा होता है। और सरकारें काफी तरीके से ये भूल जाती हैं। बट सरकारें ये भूलती भी क्यों हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। सरकारें ये भूलती हैं बिकॉज जब डिसीजन दिए जाते हैं पार्लियामेंट में, जब कोई कैबिनेट में कोई डिस्कशन होता है ऑन डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेट्रा, तब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कैबिनेट में नहीं होता, कोई पार्लियामेंट में नहीं होता, कोई स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट में भी नहीं होता। दैट्स व्हाई डिसेबिलिटी का पर्सपेक्टिव ही भूला जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से ये सब ज्यादा फोकस किया जाएगा जब रिप्रेजेंटेटिव विद डिसेबिलिटी इन चीजों पे आए। दानिश जी, जो आपने ये बात बोली कि काफी डिसेबल्ड लोग पॉलिटिक्स में आए हुए हैं और ये पॉलिटिक्स के बारे में भूल जाते हैं, इससे मेरे को एक और फील्ड से भी याद आया। अनीता जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था शुरू में कि ब्यूरोक्रेट्स को वो डिसेबिलिटी में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मैं कई जगहों पे देखता हूं कि जो इनफैक्ट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो डिसेबिलिटी रिजर्वेशन के थ्रू भी ब्यूरोक्रेसी में आए हैं, वो डिसेबिलिटी की बातों पे काम करने से कभी कभी थोड़ा डर जाते हैं। शायद उनको एक मेंटल कॉम्प्लेक्स होता है कि हम लेबल किए जाएंगे। कभी नहीं, 99.9%। लेट्स बी वेरी अब मैं पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू, आपने ये बात बोल दी। तो ये ना शायद उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है कि हम डिसेबल्ड लेबल किए जाएंगे, कि हम अपनी कम्युनिटी को फेवर करते हुए लेबल किए जाएंगे, एंड दैट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। आजकल जब पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिसेबल लोगों को टिकट दी जा रही है, हो सकता है कि कुछ लोग ज्यादातर डिसेबिलिटी की तरीके से आइडेंटिफाई ना करें एक्सेट्रा, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज डिसेबिलिटी एक राइट्स बेस्ड मूवमेंट जैसा नहीं देखा जा रहा पॉलिटिकल पार्टीज में। जब पॉलिटिकल पार्टीज में डिसेबिलिटी सेल्स हुए और कार्यकर्ता लेवल से ही डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाए, एंड ग्रास रूट्स में पॉलिटिकल कैंपेनिंग में डिसेबिलिटी की इश्यूज पे डिस्कशन की जाए, तो आई थिंक जो टाइप के डिसेबल लोग भी पॉलिटिक्स में आएंगे वो होंगे जो डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में लड़ते हैं। तो आई थिंक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक चेंज की जरूरत है, एंड नॉट जस्ट गिविंग अ फ्यू पीपल टिकट्स, इवन दो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड। पहले तो ये भी नहीं होता था, तो एटलीस्ट ये हो रहा है अब, तो एक हिसाब से सुधार है। ऑब्वियसली ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन, बट मैं बस होप करूंगा कि इसके आगे नेक्स्ट स्टेप यही किया जाए कि पार्टीज अपनी डिसेबिलिटी सेल्स बनाए, कि खाली इलेक्शन से 1 महीने पहले डिसेबिलिटी फिर नहीं सोचा जाएगा, बट पूरे 5 साल सोचा जाएगा, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो डिसेबिलिटी सेल्स हैं वो डिसेबिलिटी के मुद्दों पे डिबेट करेंगे, और उसके कारण कुछ ज्यादा शायद डेवलपमेंट है। मैं कुछ बोलना चाहूंगी इस पॉइंट पे कि जो एनसीपीडीपी कर रहा है, आई रियली लाइक व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने फेलोज रिक्रूट किए हैं और उनको एम्पावर किया गया है टू रेज इश्यूज अबाउट डिसेबिलिटीज। मुझे लगता है कि एज वी आर ऑल गेटिंग ओल्डर इन दिस स्पेस, नोबडी इज गेटिंग एनी यंगर, हम सब ओल्डर ही सीनियर ही बन रहे हैं अभी। इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट ग्रूमिंग द नेक्स्ट जनरेशन कि वो खुद को अच्छी तरह से
रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि अगर कोई हो जो व्हीलचेयर यूजर है, और 15 साल के बाद मैं बहुत ही आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू स्पीक माय माइंड with I may be politically incorrect in some ways, but I am still going to state what I am thinking, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम अगली पीढ़ी को थोड़ा सा ट्रेन करें कि वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एम्बेरसमेंट, विदाउट रिजर्वेशंस, खुद को कैसे नॉट जस्ट देयर ओन डिसेबिलिटीज बट अंडरस्टैंडिंग अदर डिसेबिलिटीज आल्सो। और निपुण, दिस वन पॉइंट दैट आई ऑलवेज मेक कि जब हम फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो अगर मेन को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर वो सिर्फ एक फेमिनाइन मूवमेंट बन के रह जाएगा। तो वी नीड पीपल फ्रॉम द other side to be a part of the movement also. So when we are taking people with disabilities as a part of the entire group, we also have to include people who are not disabled. They are the ones that need to change in order that the world becomes more inclusive. तो बहुत जरूरी है कि इसीलिए तो एकांश स्ट्रेस मैंने शुरू किया। मुझे लगा कि जो लोग डिसेबल्ड नहीं है उनको सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। दे आर द वंस हु नीड टू बी सेंसिटाइज्ड। तो साथ में चल के इसको आगे ले जाना है। only women cannot create an equal world. Similarly, only people with disabilities cannot do it. हम सबको साथ में ही मिलके ये करना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला ग्रुप की मैं जब बात करी थी, मेरा ये भी मानना है कि नॉट जस्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस, बिटवीन इलेक्शंस आल्सो ये जो सारे ग्रुप्स हैं, डिबेट्स ऑर्गेनाइज कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, थिंक ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवन बिटवीन इलेक्शंस। इलेक्शन से 1-2 महीने पहले अगर हमने ये बातें शुरू की तो पीपल आर नॉट इवन वेल इन्फॉर्म। जैसे कि देखिए, अभी मोदी जी ने कहा कि साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया गया है। वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जो वो डिक्शनरी उन्होंने बनाई है वो इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी है, साइन लैंग्वेज डिक्शनरी नहीं है। हिंदी डिक्शनरी माने पहला वर्ड हिंदी होगा और उसको बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा, वो डिक्शनरी है। अगर हमें किसी साइन को लुकअप करना है वो हम नहीं कर पाते हैं ISLRTC के डिक्शनरी में। दुनिया भर में यही हाल है इन साइन लैंग्वेज का। तो ये बात कौन उठाएगा? पीपल हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड आर अनेबल टू रेज दिस particular point because they are not exposed to language the way they should be. We all need to get together and brainstorm on this without assuming that people are here to in any way demean or discriminate. तो हमें पॉजिटिवली सोच के अगर हम लोग सब मिलकर के ये ब्रेनस्टॉर्म कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बिटवीन इलेक्शंस, नॉट जस्ट बिफोर इलेक्शंस। कोई ऐसा जब इवेंट आता है या ओकेजन आता है 3 दिसंबर, तभी हम लोग सब जागते हैं, पर साल भर हमें ये काम करते रहना है। एक्सेसिबिलिटी के बारे में हर किसी से बात करनी है, नॉट जस्ट द पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है, उनको सेंसिटाइज नहीं किया गया है। नोबडी इज लुकिंग एट देयर क्वालिफिकेशंस व्हेन दे आर वोटिंग फॉर देम। तो जब ऐसे लोग आते हैं जो जेन्युइनली इग्नोरेंट हैं, पैथेटिक नहीं है पर इग्नोरेंट है, तो उनको समझाना जरूरी है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो या पॉलिटिकल साइंसेस हो, कोई भी सब्जेक्ट हम कॉलेज लेवल में जब पहुंचते हैं तो देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट अबाउट डिसेबिलिटीज देयर, ताकि हम इस सेक्टर को समझ सके। जैसे हम लेडीज के फेमिनिज्म के बारे में बहुत कुछ, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम स्कूल में ही सीख लेते हैं, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट डिसेबिलिटीज आल्सो एट दैट लेवल। नहीं तो नहीं हो पाएगा। इट हैज टू बिगिन एट द बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू मी। राइट। 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छी की जो लिसनर्स के लिए। एक तो ब्यूरोक्रेसी में जो हमारी पार्टिसिपेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की, आई थिंक जब भी कोई डिसेबल्ड ब्यूरोक्रेट बनता है तो वी सेलिब्रेट लाउड एंड क्लियर। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हमें वी नीड टू होल्ड देम अकाउंटेबल आल्सो कि भाई आप क्या कर रहे हो हमारे लिए। जब आप IAS बनते हो तो आप कहते हो कि भाई हम सब मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर द डिसेबल्ड कम्युनिटी, तो लेकिन रिजल्ट हमें मिलते नहीं है कि जैसे हम चर्चा में बात कर रहे हैं यहाँ हम, मतलब वी आर नॉट कॉलिंग आउट एनीवन, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि बीइंग फ्रैंक और बीइंग पोलाइट। तो दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड अवर डिमांड्स कि आप अपने डिपार्टमेंट, इफ यू हैव पावर यूटिलाइज, यू शुड यूटिलाइज। लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो कहते हैं हमारे ऑफिसर नहीं सुनते, हमारे पे भी प्रेशर होता है। एनीवेज, सेकंड थिंग जो पॉइंट है ग्रूमिंग वाला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं आप लोगों का थैंक यू भी करता हूँ कि आप लोग टाइम देते हो, रेडियो पे बात करते हो, लोग सरल भाषा में सीखते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। बहुत डेली मेरे पास शिकायतें आती है कि सर कोई हमसे बात नहीं करता, कुछ पूछना है, इलिटिज्म आ रहा है डिसेबिलिटी सेक्टर में भी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स को लेनी पड़ेगी अगर फ्यूचर ब्राइट आप चाहते हो डिसेबल सेक्टर का, क्योंकि अगर आप लोग ही ग्रूम नहीं करोगे अपने एक्सपीरियंस से तो बात बनेगी नहीं। तो देखते हैं कि इस दिशा में क्या होता है। मुरली सर, अब ये बताएं हमें कि आपने कहा, आप सभी ने ये माना कि इस पर कुछ तो हलचल है, परसेप्शन बदली है और कुछ हलचल हो रही है डिसेबिलिटी सेक्टर में।
बट व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, क्या वहां भी आपको कुछ चेंज दिख रहा है? बिल्कुल, एंड इट्स अ वेरी एट अ वेरी माइन्यूस्क्यूल लेवल, है ना। आपके डिपार्टमेंट के भी जो सेक्रेटरीज आते हैं, जो उसको काम सीखते सीखते 2 साल लग जाते हैं। ये टोटली इनएक्सपीरियंस आदमी आता है। अभी राजेश अग्रवाल साहब, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबडी, बट जनरली हम जो लोग आते भी हैं तो टोटली इनएक्सपीरियंस लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता। और उनके लिए, अगर उनके लिए एक्सेस जनरली, आप हमारा डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी के लिए एक्सेस का मायना है कि रैम्प बनाओ। अब किसी भी किस्म उसका ग्रेडियंट, जैसे अनिता जी कह रहे थे, ग्रेडियंट का कोई मतलब नहीं किस किस्म का बनाए, क्या बनाए। देर इज वेरी लेस अवेयरनेस एक्चुअली। ये अवेयरनेस वाली बात जो है, आरपीडी एक्ट भी कहती है कि अवेयरनेस के लिए कोई लगातार एक निरंतर कोशिश होनी चाहिए। दिस नॉट अ वन टाइम अफेयर। निरंतर ये चीजें होती रहनी चाहिए। वो हो नहीं रहा। वो अवेयरनेस जब तक आएगा नहीं, वो तब तक ये चीजें जो है उस किस्म के बदलाव नहीं आएंगे। पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में, एट ऑल लेवल्स। अभी कुछ चीजें जो आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से कुछ रिकग्निशन आ रहा है, दैट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। बट डाउन बिलो, नीचे के स्तर पर उस किस्म की चीजें नहीं आ रही है। अभी एक्सेस के बारे में बहुत सारे मुद्दे जो आए हैं, अभी भी जो है स्ट्रगल के, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई, नालसार को सौंपा है कि वो जो राजीव। May I interrupt here, Murli ji? Sorry, with all due respect, because we are talking about accessibility और रैम की आपने बात की, तो मैं बोलना चाहूंगी, it is heartbreaking to see कि किस तरह के सब लोग ऑडिट्स कर रहे हैं। ऑडिट्स के बाद क्या, उसको इम्प्लीमेंट नहीं सारे बिल्डिंग्स के। कौन चेक कर रहा है कि उन बिल्डिंग्स को ठीक से रेट्रोफिट किया गया है कि नहीं? कौन ट्रेन कर रहा है इनको? कौन है? जब और एक्सेस ऑडिट करने के लिए जो हमारे दिल्ली में जो रूल्स बनाए गए हैं, व्हाट आर दोज रूल्स? मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सेस ऑडिटर्स। उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? और अगर एक बार हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद आप क्या स्टेप उठा रहे हो, उसके ऊपर हमारा एज ऑडिटर्स कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। उसके बाद जो वो रेट्रोफिट करेंगे, सही करेंगे या गलत, वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। एंड लाइक मुरली जी वाज सेइंग, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर नॉट क्वालिफाइड टू इवन नो। जो स्टैम्प करता है एक बिल्डिंग का डिजाइन जब बनता है, जैसे भी नया पार्लियामेंट जो भी बना है दिल्ली में, हु वाज अ पर्सन हु ऑथराइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग, और वहां पर क्या क्या है, सब कुछ सही है या नहीं है, कौन चेक कर रहा है? वी डेफिनेटली नीड टू सेंसिटाइज ऑफिशियल्स। वी हैव टू, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉरएवर, दैट इज व्हाई आई सेट अप माय एनजीओ। सेंसिटाइजेशन कोई नहीं कर रहा है, हर कोई लीडर बन रहा है। आपके फॉलोअर्स हैं कि नहीं, ये तो देखिए। जब सही आपके फुटस्टेप्स पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये तो देखिए। लीडर हर किसी को बना होता है। प्लीज सेंसिटाइज पीपल, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बीइंग मेड एट एवरी स्टेप। मैं बोल के हार गई हूँ, 21 डिसेबिलिटीज का ये क्या लिस्ट है? डज इट मेक सेंस टू एनीबडी? कौन है जो ये सब रेकमेंड कर रहा है? और हर दो डिसेबिलिटी ग्रुप से आप बात करोगे, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि वी आर बेटर और यू आर बेटर। विद इन अस डिसेबिलिटी ग्रुप, लाइक ऑटिज्म पेरेंट्स के साथ आप बात करोगे, एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के बच्चे के साथ कंपैरिजन, देयर आर अ लॉट ऑफ gaps that need to be filled here, and without sensitization happening, and without debates happening, and without grooming happening for the next generation, this is not going anywhere positive. We can fight during elections and throw all responsibility on the politicians, but as individuals we really have to step up and make a difference if we want change. Thank you. Sorry for having interrupted, Murli ji. जी मुरली सर, आप कंटिन्यू करें। नहीं, मेरा तो उतना ही था दरअसल। बेसिकली आई जस्ट एग्री विथ व्हाट शी वाज सेइंग आल्सो कि भाई ये जो ऑडिटिंग के लिए, एक्सेस ऑडिट के लिए आपने जो दिया है, वेदर दे आर क्वालिफाइड, और पहला कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो एक्सपीरियंस है क्या, ये कुछ देखा नहीं गया। और उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट्स आते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है। करेक्ट, ऑल दोस पॉइंट्स आर वैलिड पॉइंट्स, आर नॉट Yes, it also needs to be raised yes time and again. ये yes बड़ा it's also- इम्पोर्टेंट कहा इन्होंने। ये मैं लकी हूँ, बदलता दौर में हम ऐसे ही चर्चा करते हैं, लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच मस्ट स्पीक लाउड एंड क्लियर। निपुण जी, आप बताएं हमें। दानिश, इसके साथ में एक और चीज है जी। जो मैं हमेशा कहते हैं, मैं रिपीटेडली कीप ऑन टेलिंग दिस। आप एक तो आपका बजट जो है, आपका डिपार्टमेंट का बजट, एक तो बजट कम है, दूसरा जो बजट कम है उस बजट का भी पूरा खर्चा नहीं करते। देयर इज अ मनी रिटर्निंग बैक। 2 साल पहले जो है 21-22 में, इफ आई रिमेंबर करेक्ट ईयर, 35% जो 35% ऑफ द मनी वाज नॉट स्पेंट एंड रिटर्न बैक। दिस इज एक्चुअली क्रिमिनल, दिस थिंग दैट यू आर डूइंग। एक तो आप
एक्सेस इंडिया के लिए जो कैंपेन चलाया था उसमें यू आर नॉट प्रोवाइडिंग मनी, नीचे नीचे आप दूसरे और भी बहुत सारे स्कीम्स है जिसको आप कार्व कर रहे हैं फंड से, उसमें कटौती कर रहे हैं आप। और दूसरी तरफ जो कटौती हुआ है वो पैसा भी आप पूरे तरह से खर्चा नहीं कर पा रहे। दैट आल्सो नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड आल्सो। जी निपुण जी, ये बताएं जो परसेप्शन वाला है, आप तो इंटरेक्ट कर रहे हैं पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, क्या लग रहा है कि क्या नजरिए में कुछ तब्दीलियां हैं? दानिश जी, बिफोर दैट आई थिंक अनीता जी और मुरली जी ने दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स कुछ रेज किए हैं, तो उन पे मैं थोड़े कुछ इनपुट्स अपने ऐड करना चाहूंगा। एक तो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्स का तो अनीता जी ने पॉइंट रेज किया। आई थिंक मैं भी ये बहुत बार देखता हूँ, जो कई जगह जाता हूँ जहाँ पे कोई ना कोई एनजीओ ने एक्सेस ऑडिट करके ऑथराइज किया होता है कि प्लेस एक्सेसिबल है और बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं होती। और मेरा एक ही सजेशन है इस चीज के लिए कि जैसे कि अगर आपको किसी बंदे को कोई लॉयर बनना है तो एलएलबी डिग्री काफी नहीं होती, उसको एक बार काउंसिल का लाइसेंस भी जैसे चाहिए होता है, जिसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो लिखते हैं और पास करते हैं। मेरे ख्याल से वैसे भी जो स्किल रिलेटेड एरियाज हैं इंडिया में डिसेबिलिटी की, जैसे कि एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होए, एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर होए फिजिकल बिल्डिंग्स का, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर होए, क्योंकि आजकल डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए अगर कोई सेंट्रलाइज्ड रेटिंग एजेंसी हो जिसके थ्रू कोई एग्जाम देके लोग अप्रूव किए जाएं कि उनको बेसिक नॉलेज है इन एरियाज की, तो आई थिंक कोई एक मिनिमम स्टैंडर्ड जरूरी हो जाएगा इंडिया में एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स एंड ऑल अदर रिलेटेड एरियाज का। तो ये एक मेरा एक सजेशन है। सेकेंडली, आई थिंक अनीता जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला व्हेन शी सेड दैट यू नीड अलाइज फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी एज वेल। आज तक जितना मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम किया है, आई थिंक मेजर पार्ट ऑफ दैट मैं सक्सेस में इसलिए रहा हूँ क्योंकि आई हैड सम ग्रेट अलाइज आउटसाइड द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चार्टर की आप जो बात कर रहे थे, इसमें भी एक पॉलिटिकल एंड यूथ बेस्ड कंसल्टेंसी है कॉल्ड वाइलैक, व्हिच was interested in working along with us to come up with this charter. We spoke to various activists from all across the country and we actually came up with a common minimum program. दानिश जी, आपने भी बहुत फीडबैक दिया था, मोदी जी ने भी फीडबैक दिया था, but they really set it up in that sense. In my PLs also I've had fantastic lawyers, जैसे मेरे मेन लॉयर हैं जय देहात राय, पर उनके अलावा और भी बहुत लॉयर्स रहे हैं who are not disabled themselves but they've been so passionate about disability that I've been so successful in all my PLs as well. So I completely agree with Anita ji that हाँ, अलाइज की जरूरत होती है, अलाइज के बिना इंसान डिसेबिलिटी सेक्टर को ज्यादा कर नहीं पाएगा। थर्डली, रिगार्डिंग द यूथ, आई कंप्लीटली एग्री विद हर अगेन दैट वी नीड मोर यंगर पीपल। दुनिया आगे उनकी है, तो अगर उनको साथ ना लेके जाएं एंड उनको हम मोबिलाइज ना करें तो डिसेबिलिटी सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। आपका जो सवाल था, लास्ट सवाल परसेप्शंस के बारे में, मेरे ख्याल से ये मिक्स्ड है। मतलब मैं कोई एक पार्टी का जनरल आंसर भी नहीं दे सकता। हर पार्टी में बहुत सारे एमपीज होते हैं, अलग अलग लीडर्स होते हैं। सम आर वेरी पैशनेट अबाउट डिसेबिलिटीज, उनको डिसेबिलिटी के बारे में समझ होती है। कुछ अभी भी चैरिटी मॉडल में लगे रहते हैं, जो बोलते हैं कि यू शुड नॉट बी डिमांडिंग बट यू शुड बी टेकिंग व्हाटएवर यू गेट। सो एक मिक्स बैग है, बट एटलीस्ट एक बदलाव जरूर आया है कि लोग डिसेबिलिटी के बारे में सुनते हैं। अगर 10 साल पहले आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चिट्ठी भेजते कि हम डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ, तो शायद किसी को टाइम भी नहीं देता कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिसेबिलिटी के बारे में। आज वो सुनेंगे जरूर। किसी का राइट्स बेस्ड अप्रोच होएगा, किसी का चैरिटी बेस्ड अप्रोच होएगा, वो अलग बात है। एंड बट दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो एंड दे विल बी इंटरेस्टेड टू थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी टॉकिंग अबाउट एंड आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग इन दैट सेंस। तो उतना तक तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आया था जी। राइट। और ये इसमें जो आप लोग कह रहे हो, इसमें एक्सेसिबल ऑडिटर वाली सिर्फ उन्हीं को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इसका एक रीजन ये भी है, और ये जब ये बन जाते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सेसिबल ऑडिटर या इसी तरह की कोई ग्रांट लेते हैं, उनको ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट फेवर कर रही है उनके, फिर वो आवाज भी नहीं उठाते। उनको लगता है कि गवर्नमेंट फेवर कर रही है और फिर जो उनका रुझान है वो डिसेबिलिटी से हट जाता है और ये प्रोजेक्ट्स लेने में ज्यादा लग जाता है कि अगर हमने कुछ बोला, पता नहीं अगली बार हमें प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और निपुण सर ने बिल्कुल सही कहा कि इसकी भी कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्या हर कोई फेसबुक पे 4 बिल्डिंग को एक्सेसिबल ऑडिट करके कह दिया, हाँ जी देखो मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये किया है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन और गाइडलाइंस फॉर दैट। जी गौतम सर, आपसे आपने सुना आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जनरल सेक्रेटरी आप कर्नाटका के, आप अपनी बात रखें। अंतिम सवाल के लिए सबके पास आओ। आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो मैंने आप सभी जो भी पैनलिस्ट हैं उनके सबके विचार सुने हैं और कमोबेश सभी बातें जो कॉमन बातें जिनके ऊपर कोई भी
मतलब कॉमन एग्रीमेंट इन सब विचारों पे, सब बातों पर सबका कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये सब चीजें इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मैटर हो या एक्सेसिबल वोटिंग की बात हो या जो दूसरे जो भी इश्यूज हैं उन पे किस तरीके से, क्योंकि इन सब के लिए केवल बात करने से या कुछ चिट्ठियां लिखने से, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस करने से ये जिस मैग्नीट्यूड का काम है वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड पे वर्क करने की जरूरत है। तो उसके लिए कोई कैसे कॉमन स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है, कैसे जो भी एनजीओ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो सारे कैसे इकट्ठे होकर आ सकते हैं, एक ज्वाइंट एनर्जी के साथ में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस बात पे सबसे ज्यादा मेरे विचार में चर्चा होने की जरूरत है। क्योंकि केवल जैसे ये, हालांकि ये ठीक है, कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से शुरुआत भी होनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी। तभी पहले स्टेप से ही, जब पहला स्टेप when we take the first step then only we can proceed towards our destination। लेकिन जैसे मैनिफेस्टो में पहला स्टेप हमारा मैनिफेस्टो में अपने जो इश्यूज हैं उनको प्लेसमेंट करवाना है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहे अनचाहे वो उसमें इंक्लूड कर भी लेती हैं, तो उसका बाद में वो पावर में आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा, उसका बेनिफिट कम्युनिटी तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो एक चैलेंजिंग इशू है। तो ऑल टुगेदर जब तक हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंपल्सन नहीं होगा काम करने का, हमारे इश्यूज को एड्रेस करने का, तब तक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको मीट करने के लिए जब तक सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में, उन सबको जब तक एक ज्वाइंट कॉमन स्ट्रेटेजी के साथ, कॉमन एनर्जी के साथ और कॉमन एजेंडा के साथ में जब तक हम आगे नहीं आएंगे, तब तक ये सब कुछ भी प्रैक्टिकल में हो पाना मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। जी बिल्कुल सही। मुरली सर, लास्ट सवाल आप चारों के लिए, क्या एज ए कॉमन सिटीजन अब हमारा फर्ज है, एज ए डिसेबल्ड या नॉन डिसेबल्ड, अब हमें क्या करना चाहिए? इलेक्शन आ गया है, जैसे अरमान सर ने कहा था कि भाई आप हमारा मैनिफेस्टो लीजिए, उसमें अपना लोगो लगाइए, अपने नेताओं को दीजिए ताकि वो सेंसिटाइज हो सके और उस पर बात कर सके। तो क्या आप लोगों के सुजेशंस है कि क्या हमें करना चाहिए? आप लोग तो कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले, लेकिन जो कॉमन पर्सन है वो क्या कर सकता है, कैसे अपना रोल अदा कर सकता है? नहीं, कॉमन पर्सन्स को भी जो है इसी मुद्दों को लेके जाना चाहिए। अपने अपने जो भी खड़े हैं, मैंने कैंडिडेट्स खड़े हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से आपके एरिया में भी, ये जैसे हमने नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, स्टेट के हमारे यूनिट्स को कहा भी आप स्टेट लेवल पार्टीज को दो। नीचे ग्राउंड लेवल पे जो लोग कार्यकर्ता काम करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं, लीडर्स है अलग है, और जो इलेक्शन में खड़े हैं, उन तमाम लोगों के पास इन तमाम मुद्दों को लेके, इन सारे मुद्दों को लेके जाना जरूर, और स्थानीय भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उन तमाम मुद्दों को उनके पास ले जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक आपको भी दिखाना पड़ेगा, आपकी जो ताकत है उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए इलेक्शन में प्रोसेस में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द वोटिंग प्रोसेस, है ना। उस वोटिंग प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मगर उस सबको ध्यान में रखते उस इलेक्शन प्रोसेस में आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, जैसे इलेक्शन कमीशन ने सर्कुलर निकाल लिया, उस सर्कुलर में जो कहा गया बेसिकली नॉट ओनली अबाउट एक्सेसिबिलिटी, जैसे अब्यूज और यूज के बारे में जो सर्कुलर निकाला, जैसे हमने चूरू वाला इंसिडेंट हमने रेस किया है, वैसे आपके एरिया में जहाँ भी आपके एरिया में इस तरह के बातें आएंगे, उस बातों को आपको लोकल सीईओ जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास रेस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर के पास रेस करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास रेस कर सकते हैं। यू नीड टू रेज दिस इश्यू देयर, तभी हमारे कंप्लेंट्स इज नॉट दैट दे मे एक्ट अपॉन इट, बट एटलीस्ट एक
अवेयरनेस जनरेशन के प्रक्रिया में भी ये सब चीजें काम में आए। दीज आर सम थिंग्स दैट आर देयर वी कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे मुद्दे हैं। राइट, अनीता जी। क्या हम एक फोरम ऑनलाइन बना सकते हैं जहां पे इस इलेक्शन में जो इलेक्शन बूथ्स हैं, जैसे 2 साल पहले जो बैंगलोर में इलेक्शंस हुए थे, वहां पे मैंने एक रैंप देखा था जो एक रॉकेट लॉन्चर की तरह था। इट वाज नॉट अ रैंप एट ऑल। कोई भी अगर उसके ऊपर जाएगा तो दे विल बी डिसेबल्ड एट द एंड ऑफ द रैंप, बिकॉज इतना ऑलमोस्ट वर्टिकल था वो रैंप। तो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, एंड नॉट जस्ट फॉर व्हील चेयर यूजर्स, हर चीज की बात कर रही हूँ। अगर एक ऑनलाइन पेज या कुछ भी हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, जहाँ पे हम हर कॉमन सिटीजन को इनवाइट करें और बोलें कि अगर आप किसी सीनियर सिटीजन के साथ गए हो या आपने किसी सीनियर सिटीजन को देखा है स्ट्रगल करते हुए, या किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखा है स्ट्रगल करते हुए एट योर इलेक्शन बूथ, प्लीज पोस्ट अ फोटोग्राफ, प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स, गिव देम अ स्पेस वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड एम्पावर देम टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओल्डर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी। उनकी तरफ से बात करने का मौका कॉमन नॉन डिसेबल्ड लोगों को भी दीजिए कि वो बोल सके कि हमने ये देखा होते हुए। जैसे पीपल इन माय ओन फैमिली, माय मदर इन लॉ हैज अल्जाइमर्स, तो उसके बारे में मेरी फैमिली बात नहीं करती है, मेरे इन लॉज नहीं बात करते। मेरे होने की वजह से ये बातें शुरू हुई हैं फैमिली में। तो एज अ कॉमन पर्सन आई हैव एटलीस्ट मैनेज टू गेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, और लोग अल्जाइमर्स को पहचानते हैं क्योंकि सब बात कर रहे हैं उसके बारे में इन द फैमिली। एटलीस्ट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रगल्स आर। So please let's open a page on Facebook and Instagram where we say election feedback for persons with disabilities and senior citizens. Let people post. Let it be an open page where people start posting what they see and what they experience. Number one, let's empower them like that. And post that, let us have a page again which is open to the public, and we tag it to the Election Commission, saying that these were all your objectives when you started. What happened to them? आंसरेबल अगर होना है तो हमें एन मास वी हैव टू हैव पीपल अक्रॉस द कंट्री सेंडिंग अस रिपोर्ट्स, शॉर्ट रिपोर्ट्स में बी लाइक ट्विटर, ऑन ट्विटर और वेरेवर, लेकिन एक कॉमन जगह हो जहाँ पे सब लोग आके कलेक्टिवली रिपोर्ट कर सके और हम उनको ये रिपोर्ट्स को पढ़ भी सके, और कोई 2-4 एडमिनिस्ट्रेटर्स हों उस ग्रुप के जहाँ पर वो पेज के, ताकि कोई अब्यूजिव या कोई नेगेटिव ऐसी बातें ना हो जिससे द मूवमेंट गेट्स सॉर्ट ऑफ डिसरप्टेड। ऐसा अगर हम कुछ कर सकें, that will be the immediate step that we can take. An open page or an open group where people can come and post their comments on what is happening during the elections and after the elections based on the objectives that the Election Commission stated they had. I think that would be a nice way to start. Right. निपुण जी। दानिश जी, आई थिंक हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगले 2-3 महीनों में। फर्स्टली आई टेल यू समथिंग, जो लिपन फाउंडेशन एंड वायला के साथ में कर रहे हैं कि हम स्टेट चैंपियंस यंग लीडर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो स्टार्टर के साथ अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएं और उनको अवेयर करें कि डिसेबिलिटी इश्यूज ये हैं। तो अगर कोई यंग लिसनर है आपका रेडियो उड़ान का जो इलेक्शंस में इन्वॉल्व करना चाहे, तो प्लीज़ मेरे को एक ईमेल भेजो। हम उनको मेंटोर करेंगे, गाइड करेंगे कि कैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अप्रोच किया जाता है और कैसे एडवोकेसी की जाती है, एंड दे कैन गो एंड पुश दिस स्टार्टर टू देम। बट मोर इम्पोर्टेंटली देन दैट, जितने भी डिसेबल्ड कम्युनिटी, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज रेडी टू वोट। तो आई वुड टेल एवरीबडी दैट जरूर जाएं, वोट करें, सोशल मीडिया में अपनी वोटिंग शेयर करें कि उन्होंने वोट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अनीता अय्यर जी का आइडिया भी है, बहुत अच्छा आइडिया है कि टू इंश्योर दैट इलेक्शन इन द फ्यूचर आर एक्सेसिबल, हम जरूर रिकॉर्ड करें कि हमें कैसी एक्सपीरियंसेस थी। आई थिंक एज अ कम्युनिटी वी कैन डेफिनेटली कम अप विद अ फेसबुक पेज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब लोग अपने सोशल मीडिया पे भी जरूर शेयर करें कि उनकी क्या एक्सपीरियंस थी, कितना एक्सेसिबल एक हैशटैग बनाते हैं, Yes, vote for accessibility is a hashtag I've been using for a long time. So maybe and I think that is something which is so appropriate for year. तो मैं दानिश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड फॉर का नंबर लिखें हम, तो अगर हम वो यूज कर सकते हैं, विद इफ एवरीबॉडी इज फाइन विद दैट, मे बी वी कैन बिल्कुल पुश दैट एजेंडा फॉरवर्ड कि उस हैशटैग के थ्रू हम अपने सब एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर पाएं साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ निपुण सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। व्हाई डोंट यू होस्ट अ वर्कशॉप, सिंगल वर्कशॉप, जिसमें आप यूथ को बताएं कि कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल आइडिया। आप 1 घंटे की वर्कशॉप कर सकते हैं, ओपन फॉर ऑल। तो नहीं, डेफिनेटली दानिश जी, एंड आई थिंक रेडियो रन में भी इतने यंग लिसनर्स हैं, वी कैन डेफिनेटली कंसीडर पार्टनरिंग टुगेदर ऑन इट आल्सो। एब्सोल्युटली, यस, डिस्कस विद यू। यस गौतम सर, फाइनल वर्ड्स। यस, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो यही कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उसके लिए क्या मीन्स हो सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमारे जो डिसेबल
भाई बहन हैं उन तक कैसे पहुंच सकते हैं और उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं वोटिंग के लिए। तो जितना वोटिंग का परसेंटेज हमारा बढ़ेगा उतना ही आने वाले दिनों में ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो सेंसिटाइजेशन की है, कन्विंसिंग की है, तो क्या ये इस तरह का कोई प्रयास संभव हो सकता है कि जो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्रास रूट लेवल पर, तो वो अपने लेवल पर या कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके और छोटा छोटा गैदरिंग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो छोटा छोटा गैदरिंग करें और उनमें उनको ये अब बताया जाए, उनको ये समझाया जाए कि जब भी कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी जो कंटेस्टेंट हैं अलग अलग पार्टी के, वो उनके पास उनके गांव में, उनके लोकेलिटी में जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे ये पूछे कि जो पहले अगर सिटिंग एमपी अगर है कोई, वो आते हैं तो उनसे ये पूछे कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में जो है डिसेबिलिटी के लिए क्या काम, जैसे 10 लाख, आप लोगों को मालूम होगा कि 10 लाख रुपया जो है पर एमपी का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है उसमें 10 लाख रुपया उनको डिसेबिलिटी के लिए हर साल खर्च करना होता है। तो उसके बारे में मुझे पूछा जाए कि भी आपने 10 लाख रुपया जो है हर साल किया था, खर्च किया नहीं किया, क्या चीज में किया, कैसे किया। इसी तरह से क्या और आपने डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट के लिए क्या काम किया, या आगे अगर अभी आप जीत कर आते हैं, हम आपको अगर हम आपको वोट दें तो आप डिसेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हमारे लिए क्या सुविधाएं, क्या हमारे एम्पावरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक इसको एक सेंसिटाइजेशन अभियान के रूप में चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अगर लोकल लेवल पर हम उनको, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो वोटर्स हैं डिसेबल्ड, उनको अगर सेंसिटाइज कर सकें तो, ताकि क्योंकि उनको भी ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि वो लोग उनको इनकरेज किया जा सके कि वो उन सब से ये क्वेश्चन पूछ सकें, उनसे बात कर सकें, या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वो ये बातें उठा सके। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सेंसिटाइजेशन का और कन्विंसिंग का एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम हो सकता है। तो क्यों ना हम प्रेस को इन्वॉल्व करें ये सवाल पूछने के लिए। प्रेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेस में जनरली, प्रेस में जो मीडिया जो है, जो प्राइम मीडिया है, वो इसमें रिलेक्टेंट रहता है और ज्यादा हमारे इश्यूज को टेकअप करता नहीं है। प्रॉब्लम वो अगर प्रेस को इन्वॉल्व कर सेंसिटाइज कर सकें और एंगेज कर सकें तो ये बहुत अच्छा पावरफुल मीन्स हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू आप सभी का। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल पावर पैक डिस्कशन। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इश्यूज और आप सभी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं और होपफुली कुछ ना कुछ इससे निकल के आएगा। और मैं लिसनर से कहूंगा कि अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं निपुण जी के चार्टर को, अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर को जानते हैं वहां तक ले जाएं, साइन करवाएं, इंश्योर करें कि वो अकाउंटेबल रहें अगर वो जीतते हैं उसके बाद भी। तो आप सभी का थैंक यू सो मच। इस कन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे इलेक्शन के दौरान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू दानिश। एंड दानिश जी, मेरे रेडियो रैंट पे भी एक छोटा सजेशन है। इलेक्शन 7 पोल्स में होएगा, क्यों नहीं हम भी इस हैशटैग जो अनीता जी ने सजेस्ट किया है उसका हर इलेक्शन डे पे रिव्यू करें कि इलेक्शन कमीशन कैसा कर रहा है और कितनी एक्सेसिबल है पोलिंग बूथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 घंटे के शो के साथ ऑन ऑल दोस 7 डेज ओपनली आंसरेबल ठहराएंगे उनको। लेट इट बी ओपन ऑन एन ओपन फोरम। आप इस पे करिए काम शुरू और विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू। और ये भी इसको भी जो कंटिन्यू जो ये अवेयरनेस जो है मेंबर्स में, वोटर्स में, उसके थ्रू, वो भी उसके लिए भी रेडियो उड़ान के थ्रू जो कंटिन्यूअस मेरे ख्याल से इसकी कोशिश रहनी चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। बिल्कुल सर, हम इस पे कवरेज कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जागरूकता के लिए जागरूकता के लिए जो भी कोशिश हो सकती है। बिल्कुल। तो अगले सप्ताह मुलाकात होगी, किसी और डिस्कशन में और पैनलिस्ट के साथ बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844 844 8996 पर
कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से।